Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to class 12 Computer Science FPIAC lecture series. आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे के मैप। ये टॉपिक डिस्कस करने के मकसद या रीजंस दो हैं बेसिकली। एक तो ये कि ये फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है थ्योरी के पेपर के लिहाज से, और सेकेंड ईयर के लिए ये इम्पोर्टेंट है पीबीए के लिहाज से, क्योंकि पीबीए में इसका क्वेश्चन आएगा। और ये एक इंतहाई आसान टॉपिक है, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुपिंग में मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक और कॉमन मिस्टेक जो वो करते हैं वो भी हम एट दी एंड डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी है, और वो आपने नहीं करनी ताकि आपके मार्क्स ना कटें। यानी ये फ्री के मार्क्स होते हैं कि मैप के क्वेश्चन के, और ये इंतहाई आसान होता है, बट ग्रुपिंग में ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से आसानी से इसके मैप को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मैप क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है डिजिटल सर्किट्स के अंदर, या इसका क्या रोल है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग में, और जो हमारी सर्किट की एक बुलियन फंक्शंस होते हैं वहाँ पर ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है। सो सबसे मेन काम देखें, जब के मैप में आपके पास एक बहुत बड़ी इक्वेशन होती है बूलियन एक्सप्रेशन की, बट जब आप उसे के मैप के रूल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं तो उसका जो फंक्शन है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, यानी उसके नंबर ऑफ सर्किट्स रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जब हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की, तो उसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं आपके गेट्स, एंड गेट्स, और गेट्स। तो हम अपने जब एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है, जब उसका साइज छोटा होगा तो सर्किट को बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स यानी गेट्स भी कम रिक्वायर होंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कॉस्ट सेविंग भी होगा, यानी चीपर सर्किट आप बना सकते हैं। और आपके लिए सर्किट को बिल्ड करना आसान होगा, मेंटेन करना आसान होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें आप सर्किट जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा यानी एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा तो गेट्स भी कम लगेंगे, कॉस्ट भी सेव होगी, और उसको मेंटेन करना भी आसान होगा, और एरर के चांसेस भी जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब फर्स्ट ईयर के यानी क्लास 11 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के मैप क्यों यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है, ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है, या हम के मैप्स क्यों यूज़ करते हैं। तो ये 3 आप जो पॉइंट्स हैं वो उसके आंसर में लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग के मैप्स। तो अब ज़रा चलते हैं कि के मैप्स में हम जो है वो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं जो हम यूज़ करते हैं, और फिर उसके मेन स्टेप्स क्या हैं जो हम के मैप को सॉल्व करने के लिए फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द की पॉइंट्स ऑफ के मैप। सबसे पहले हम क्या करते हैं के मैप के अंदर कि हम अपना एक ग्रिड प्रेजेंटेशन, ग्रिड मतलब एक जो टेबल हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स जो भी इनपुट कम्बिनेशंस के होते हैं वो मेंशन करते हैं। उसके बाद हम मिन टर्म्स लिखते हैं, यानी कि कम्बिनेशन जो कि कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम उनके कम्बिनेशन ज्वाइन करते हैं। ये हम नेक्स्ट डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे। उनको हम मिन टर्म्स कहते हैं, और उन मिन टर्म्स को ऑब्जर्व करके, क्योंकि सारी मिन टर्म्स तो आपके एक्सप्रेशन में गिवन नहीं होती, सिर्फ कुछ होती हैं, तो जो भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है वो मिन टर्म कम्बिनेशन जो हमने लिखे होते हैं वहाँ हम 1 पुट कर देते हैं, और जहाँ नहीं होता उनको खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर ज़ीरो भी पुट कर दें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग हमेशा एडजेसेंट होती है, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल होती है, डायगोनल में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ये मेन पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हैं। एंड देन हम उनको फिर सिंप्लीफाइड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कंबाइन करके एंड पे प्रोसेस कर देते हैं, और फाइनल एक्सप्रेशन हम सम करके लिख देते हैं। यानी सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स जितने हमारे पेयर या ग्रुपिंग बन रही होती है, हर ग्रुप में से आपके पास एक आंसर आता है, और वो आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है, और वो जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट आपकी होती है फिर आप उसको सम कर देते हैं, और जब आप सारी जो प्रोडक्ट्स आई होती हैं उनका जब सम करते हैं तो वो आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है। ये मेन पॉइंट्स हैं। अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन उसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि किस तरीके से के मैप सॉल्व हो सकता है। ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं जब आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है। आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 तरह से आते हैं, या वो 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का। ऑल्दो 4 का भी होता है, बट 4 आपके लेवल तक इंक्लूड नहीं होता। आपके आपके लेवल तक जो इंक्लूड हैं वो 2 हैं, एक 2 वेरिएबल वाला और एक 3 वेरिएबल्स वाला। सो आपने ये देखना है कि क्या आपका जो क्वेश्चन है उसमें 2 वेरिएबल कोई भी इन्वॉल्व हैं, बूलियन वेरिएबल्स,
या 3 इन्वॉल्व हैं। अगर 2 इन्वॉल्व होंगे तो आपके पास 4 सेल बनेंगे, अगर 3 इन्वॉल्व होंगे तो आपके पास 8 सेल बनेंगे। उसके बाद आपने के मैप के अंदर फिलिंग करनी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि मिड टर्म जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो जहाँ-जहाँ आ रही है वहाँ 1 प्लेस करना है और रिमेनिंग में 0 जो है वो प्लेस कर दें या कुछ भी ना लिखें तो इट्स ओके। उसके बाद जो आपके वन्स होंगे वो आपने कंबाइन करने हैं, हॉरिज़ॉन्टली करने हैं और वर्टिकली करने हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर 2 का कॉम्बिनेशन है तो उसमें कैसे करने हैं और अगर 4 का है तो उसमें कैसे करने हैं, एंड देन उसके बाद उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने लिख देनी है और यानी प्रोडक्ट वाली निकालनी है और फिर उनको एंड पे सम कर लेना है, तो आपके पास जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ज़रा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करके हम कैसे के मैप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस स्लाइड के अंदर हम वो तमाम बेसिक रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि के मैप क्रिएट करते हुए हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है, क्योंकि 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 सेल बनते हैं, यानी कॉम्बिनेशन हमारे जो बनेंगे वो टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। रो में हम हमेशा ए लिखते हैं, कॉलम में बी लिखते हैं, राइट? जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ए बार और ए हमने रो में लिखा है, देन बी बार और बी हमने कॉलम में लिखा। एक और बात जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि क्या ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ए बार को पहले लिखना है और ए को बाद में। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए को पहले लिख लो और ए बार को बाद में लिख लो, बी को पहले लिख लो, बी बार को बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि देखें जब आप इन सेल्स को कंबाइन करेंगे, यानी बेसिकली जो आपकी रो और कॉलम है उसको कंबाइन करके सेल के अंदर लिखेंगे, सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उसको चेंज कर देंगे तो जो सेल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो यूनिक होगा। जब आप मेन टर्म पुट करेंगे तो कॉम्बिनेशन भी वैसे ही बनेंगे और आंसर ऑटोमेटिकली आपका वही आएगा, तो आपके आंसर पे कोई इफेक्ट इसका नहीं आता, पहली चीज़। अच्छा, उसके बाद आपने जो ग्रुपिंग है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकती है, डायगोनल में हम क्रिएट नहीं कर सकते। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंसेस होती है कि 4 का ग्रुप बन जाए। अब यहाँ और ये ज़्यादा प्रेफरेंसेस मैटर करती है जब आपके 3 वेरिएबल हों, क्योंकि कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आपका कि जो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हों और 2 वेरिएबल में 4 की 4 मिन टर्म्स आपको दे दी जाएँ और वो आप पुट करें। अगर ऐसा केस हो जाता है, हो भी सकता है, नॉट इम्पॉसिबल। हो भी सकता है, लेकिन अगर होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, यानी वो आपका पूरा फ्रैक्शन रिज़ॉल्व होके और उसका आंसर जो है बूलियन एक्सप्रेशन रिज़ॉल्व होके आपका आंसर 1 कंसिडर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा जब भी क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उसमें 2 या 3 ही दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 2 वेरिएबल के मैप, राइट? सो अगर आपके पास आ जाते हैं 4 तो आप डायरेक्ट आंसर 1 लिख लोगे, अदरवाइज़ उनको कंबाइन कर लोगे। अब अगर लेट्स सपोज़ आपके 2-2 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेट्स सपोज़ 3 गिवन है और उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग अलाउड होती है, लेकिन ओवरलैपिंग आपने तब करनी है जब आपकी कोई एक मिन टर्म अकेली रह रही हो। फॉर एग्जांपल आपके पास पहली रो में दोनों 1-1 है और नीचे एक कॉलम में 1 है। अब वो क्योंकि एक 1 अकेला हो रहा था, इसलिए हमने उसको पेयर बनाने के लिए ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग सिर्फ हम तब ही करते हैं जब हमारे पास जो है वो कोई एक मिन टर्म अकेली हो और उसके साथ पेयर बनाने के लिए हम दूसरे में रिपीट करें, अदरवाइज आपने अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं करनी, राइट? और ग्रुपिंग 3, 5, 6 इनकी अलाउ नहीं होती। यानी अगर 3 है तो ऐसा ना हो कि आप 3 को मिला के कंबाइन कर दो, वो गलत कंसिडर होगा, वो आपको अलाउ नहीं है, राइट? और बाकी आपने करना क्या होता है कि वेरिएबल जो आपका ग्रुप के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप बना लिया, अब उस ग्रुप के अंदर आपने ये देखना है कि अगर एक वेरिएबल जो आ रहा है वो ग्रुप के अंदर दोनों फॉर्म में आ रहा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी एक ग्रुप की कि उसमें ए बार भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो उसको आपने एलिमिनेट कर देना है और जो सिंगल वन फॉर्म में आ रहा है उसको आपने रखना है, राइट? इसी तरह नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है कि उसको रखना है और दूसरे को जो है वो आपने एलिमिनेट कर देने। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बुलियन एक्सप्रेशन कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। अब पहला क्या होगा कि हम सबसे पहले तो अपना ये ग्रिड बनाएंगे, यानी ये टेबल बनाएंगे, पहले ए बार लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी बार लिखेंगे, बी लिखेंगे। उसके बाद हमने अपने जो मेन टर्म्स हैं क्वेश्चन की वो फाइंड करनी है कि वो कहाँ आ रही हैं और उधर 1 प्लेस कर देना है। जैसे हमारा ए बार और बी बार था, हमने 1 प्लेस कर दिया, ए बार और बी था, हमने वहाँ 1 प्लेस कर दिया, राइट? अगला हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसको पेयर बनाना है। तो हमने क्या किया कि इसका डायगोनल में एक पेयर क्रिएट कर दिया, राइट?
अब इस पेयर के अंदर हमने ऑब्जर्व करना है कि दोनों वेरिएबल्स, दोनों को देखना है कि ए अपनी किस फॉर्म में आ रहा है और बी अपनी किस फॉर्म में आ रहा है। अब हमने जब इसका एक पेयर बनाया अपना हॉरिजेंटल, तो हमने देखा कि इस ग्रुप के अंदर ए सिर्फ एक फॉर्म में इन्वॉल्व है, दैट इज ए बार। और जो हमने बी देखा, तो बी अपनी सिंपल फॉर्म में भी आ रहा है, यानी बी भी इंक्लूड हो रहा है और बी बार भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी और बी बार ये चेंज हो रहा है, यानी कि दोनों फॉर्म में आ रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर दें। और क्योंकि ए बार अपनी वन फॉर्म में आ रहा है, कांस्टेंट है दोनों टर्म्स के अंदर, तो हम उसको रखेंगे अपने आंसर्स के अंदर। और कोई ग्रुप था ही नहीं, तो सिंपली हमारा ये फंक्शन रिजॉल्व होकर हमारे पास सिर्फ आंसर आ गया ए बार। और बाकी जो हमारे बी बार और बी थे, वो दोनों हमने बी को बेसिकली फुल बी को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो अपनी दोनों फॉर्म में आ रहा था, नेगेशन फॉर्म में भी और अपनी सिंपल फॉर्म में भी, राइट। अब अगर इसको आपने सॉल्व करना, तो आप यूं भी देख सकते हैं कि जब आप इसका ग्रुप बनाएंगे, तो बेसिकली ए बार कॉमन आ जाएगा, बी बार और बी आएगा। और आपने एक रूल पढ़ा है कि बी बार प्लस बी का आंसर 1 होता है, और उसका आंसर जब 1 आएगा, तो ए बार 1 से मल्टीप्लाई होकर तब भी आपका आंसर 1 आ जाएगा, सॉरी ए बार आ जाएगा, राइट। सो ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। इस तरीके से आप टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे टू वेरिएबल्स हैं। ओके, सो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। और इसमें हमारे पास फंक्शन जो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया, उसके अंदर 3 मिन टर्म्स थी। तो हमने क्या किया कि हमने अपना उसी तरह ग्रिड बनाया, उसके अंदर 1 प्लेस किया जहाँ जहाँ हमारी मिन टर्म्स आ रही थी, एंड देन हमने ग्रुपिंग की। यहाँ हमारे पास 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, एक आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, राइट। अब जो हमारा ग्रीन कलर वाला ग्रुप है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, तो उसके अंदर हमारा जो ए है वो अपनी एक फॉर्म में आ रहा है, ए बार, और जो बी है वो अपनी दोनों फॉर्म में आ रहा है, जो दोनों फॉर्म में आ रहा है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सो ग्रीन ग्रुप जो हमारा था, इस ग्रुप को जब हमने रिजॉल्व किया, तो हमारे पास एक टर्म आ गई, दैट इज ए बार, राइट। और जब हमने ग्रुप 2 जो हमारा ब्लू वाला था, आप देखें यहाँ पर क्योंकि नीचे 1 आ रहा था, तो अब यहाँ पर हमने ओवरलैप कर दिया, और हमने 1 और 1 को कंबाइन करके एक वर्टिकल का ग्रुप बना लिया, जो कि ब्लू कलर में नजर आ रहा है। और इसमें हमने क्या कहा कि ए को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ए अपनी ए भी इन्वॉल्व है और ए बार भी इन्वॉल्व है, यानी दोनों फॉर्म में आ रहा है, चेंज हो रहा है, सो एलिमिनेट कर दें। और जो बी बार है वो कांस्टेंट है, तो उसको आपने रखना है। तो आपके आंसर में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी बार। तो अब यहाँ तक हमने इसको बेसिकली मिन टर्म्स निकाल ली कि एक की ए बार है और दूसरे की बी बार है। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, वो क्या करना है कि हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जब बनेगा, तो ग्रुप 1 की टर्म प्लस ग्रुप 2 की टर्म, सो द आंसर विल बी ए बार प्लस बी बार, क्योंकि एक ग्रुप से ए बार अपनी सिंपल फॉर्म में आया, दूसरे ग्रुप में बी बार आया, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन इज ए बार प्लस बी बार, यानी फाइनल आंसर जो है वो आपका ए बार प्लस बी बार आएगा। अच्छा, इसकी जितनी भी और एग्जांपल्स हैं, वो मैंने जो पीबीए की बुक है उसके अंदर इंक्लूड की हैं। और पीबीए में मैंने कोशिश की है कि हर एक यूज़ केस से मुराद ये है कि जो भी इनके पेयर बन सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने उस बुक के अंदर डाली हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप उस बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा है 3 वेरिएबल्स वाला, कि जो अगर 3 वेरिएबल्स हों, तो फिर हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं थ्री वेरिएबल के मैप की। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेआउट में अगर आप देखें, तो ए उसी तरह जिस तरह हम टू वेरिएबल में लिखते हैं, ए बार और ए उसी तरह लिखते हैं। लेकिन जब आप बी और सी बार लिखते हैं, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट 2 कॉलम में देखें, दोनों में बी बार लिखा है और नेक्स्ट में दोनों बी लिखा है, राइट। लेकिन अगर आप सी को ऑब्जर्व करें, तो पहले सी बार है, फिर सी है, फिर सी है और फिर सी बार है। ये कॉम्बिनेशन आपने माइंड में रखना है। इसका याद रखने का आसान सा हल ये है कि आपने कभी भी बी और सी में सेम पैटर्न फॉलो नहीं करना। सेम पैटर्न से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बी दोनों बी बार लिखे हैं, तो फिर आपने दोनों सी बार इस्तेमाल नहीं करने, आपने उसको अल्टर कर देना है, चेंज कर देना है, यानी जो आप बी में फॉलो कर रहे हैं उसका वो वाला कॉम्बिनेशन आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हमने पहले बी बार लिखा, फिर हमने सी बार लिखा, फिर बी बार ही लिखा, लेकिन उसके साथ हमने सी लिखा, दोबारा सी बार नहीं लिखा। अगर आप यहाँ सी बार लिख देते हो, आपका पूरा लेआउट गलत, आपका ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूशन है वो सारा ही गलत हो जाएगा, राइट। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है। बाकी आप इसका कॉम्बिनेशन चेंज भी कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले दोनों सी बार रखे हैं और अगले आप दोनों सी रखते हो, तो फिर आप बी के कॉम्बिनेशन को चेंज कर दोगे, यानी दोनों में से एक को आपने चेंज करना ही करना है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है कि आपने
बी और सी को अल्टरनेट में यूज़ करना है, यानी अगर आप बी को फॉलो कर रहे हो 2 बी बार 2 बी, तो सी में आप उसको रिवर्स में करोगे। आई होप कि ये बात आपके माइंड में बैठ गई होगी कि हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। उसके बाद जो ग्रुप की साइजिंग की बात आती है, यानी वन तो आप उसी तरह मेन टर्म जहाँ जहाँ आपकी आ रही है, यानी जो जो आपका पेयर क्वेश्चन में गिवन है वो जहाँ आ रहा है उस सेल में जाके वन लिख देना है, राइट। वन लिखने के बाद जब आप ग्रुपिंग करोगे, यहाँ एक बात माइंड में बिठा लो, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए 8 का ग्रुप, राइट। 8 का कभी आता नहीं है, जिस तरह मैंने आपको 4 में भी कहा था। फिर आपने पहले देखना है कि 4 का ग्रुप बनता है तो पहले 4 का बनाए, अगर 4 का नहीं बनता फिर 2 का बनाना है, अगर 2 का भी नहीं बनता फिर 1 का बनाना है, राइट। यानी कि आपने स्टार्ट हमेशा लार्जेस्ट से करना है एंड देन स्मॉलेस्ट की तरफ आना है, कि अगर पहले 8 के बन रहे हैं, 8 के 8 कंबाइन करके आंसर 1 आ जाएगा, 4 के बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन निकालना है, जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली फॉर 2 एज वेल एज दी 1। 1 में तो मोस्टली यही होता है कि 1 कोई एक ऐसा 1 आ जाता है जो कि कहीं भी कंबाइन नहीं हो रहा होता है किसी भी फॉर्म में, तो हम उसको एज इट इज़ उठा के अपने आंसर के अंदर पूरी मिन टर्म को आंसर में लिख देते हैं, राइट। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखने हैं। अब जल्दी से इसकी 2 एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी बेसिकली एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी हेल्प करेंगी और आप पेपर में आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि सिंप्लीफाई एक बुलियन एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये टेबल माइंड में रखना है कि 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो 8 सेल बनेंगे। 8 सेल्स के हमने जो बेसिकली कॉम्बिनेशन थे वो हमने बना लिए। पहले ए बार लिखा, फिर ए लिखा, फिर 2 बी बार, देन 2 बी और सी बार, सी और सी बार, यानी कॉम्बिनेशन हमें अल्टरनेट में ही यूज़ करने हैं और सेम नहीं करने, राइट। ये करने के बाद हमने देखा कि हमारी मिन टर्म्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ आ रही हैं। पहली आ रही थी ए बार, बी बार, सी बार, हमने वहाँ 1 प्लेस कर दिया जो आपको फर्स्ट ग्रीन नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारी टर्म थी ए बार, बी और सी बार, तो वो हमें सेकंड ग्रीन नज़र आ रहा है, यानी बेसिकली जो उसका पेयर है ए बार, बी, सी बार, वो जिस कॉलम में सेल में उसका एड्रेस बन रहा था वहाँ 1 प्लेस कर दिया। अगला हमारा ए, बी और सी बार बन रहा था जो आपकी ब्लू में लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है, और इसी तरह फिर ए, बी, सी था, हमने वहाँ 1 प्लेस कर दिया। अब हमने यहाँ ग्रुपिंग करनी थी। ग्रुपिंग करने के लिए हमने फर्स्ट ये देखा कि हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन कौन-कौन से बन सकते हैं। तो एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बना ब्लू का, जो कि हमने बनाया सिंपली अपना एक हॉरिज़ॉन्टल, और फिर हमने ये देखा कि हमारे 2 कॉर्नर में आ रहे थे, राइट? अब 2 कॉर्नर वाले भी जॉइन करके हम ग्रुप बना सकते हैं। इवन कि अगर यहाँ ए, बी बार और सी बार होता, 1 जो ग्रीन है जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, अगर इसके नीचे 1 होता तो हम 4 का भी बना सकते थे, राइट? यानी फिर हम 4 का बनाते। जो दोनों कॉर्नर हैं, कॉर्नर भी आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो 4 का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ क्योंकि कॉर्नर पे 2 थे, एक 1 ग्रीन वाला जो आपको नज़र आ रहा है ए बार, बी बार, सी बार, और दूसरा ए, बी, सी बार, तो ये दोनों कॉर्नर्स को हमने कंबाइन करके एक ग्रीन ग्रुप बनाया और दूसरा ब्लू ग्रुप बनाया, राइट? अब अगर ग्रीन ग्रुप को ऑब्ज़र्व करें तो उसमें आपके पास जो बी है वो अपनी दोनों फॉर्म में आ रहा है, यानी बी बार भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, सो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, राइट। और जो हमारा ए बार और सी बार है वो हमारा ए बार और सी बार अपना दोनों, यानी एक ही दोनों पेयर्स के अंदर, यानी दोनों जो हमारी मिन टर्म्स हैं उनके अंदर एक ही फॉर्म में आ रहे हैं, यानी ए बार भी ए बार ही आ रहा है, ए इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी वो चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह सी बार भी चेंज नहीं हो रहा, तो हमने उसको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड किया, राइट, और बी को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब है ग्रीन वाले ग्रुप से हमारे जो टर्म एक फाइनल होके प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास आ गई, वो है ए बार और सी बार। इसी तरह जब हमने ब्लू वाले को ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो है वो सी चेंज हो रहा था, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। ए और बी चेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि इस पूरे ग्रुप के, यानी दोनों मिड टर्म के अंदर ए अपनी एक ही फॉर्म में आ रहा है और बी भी अपनी एक ही फॉर्म में आ रहा है, उसकी बी बार वाली फॉर्म इंक्लूड नहीं हो रही। तो वो हमने दोनों को प्रोडक्ट निकाला जो कि ऑलरेडी हमने बात की थी, तो हमने उस प्रोडक्ट को एक टर्म कंसिडर कर लिया और एंड पे फाइनल आंसर के लिए हमने ग्रुप 1 की टर्म प्लस ग्रुप 2 की टर्म, तो ए बार सी बार प्लस ए बी, तो हमारा जो एक दोनों कॉम्बिनेशंस थे वो कंबाइन होके हमारा पूरा जो फंक्शन था वो सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर में सिंपल क्या आ गया, ए बार सी बार प्लस ए बी। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं, बस ये देखना है कि ग्रुप कैसे बनाने हैं और किस तरीके से ग्रुप बना के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इस एग्ज़ाम्पल से आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी। ओके, सो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास मिड टर्म है ए बार, बी बार और सी।
सो पहले स्टेप्स वही हैं, हमने टेबल लिखा, हमने कॉम्बिनेशंस लिखे, फिर हमने 1 प्लेस करना है। सो एक 1 हमने प्लेस कर दिया ए बार, बी बार, सी के अंदर, अगला 1 हमने प्लेस किया ए, बी बार और सी बार के प्लेस पे, फिर हमने किया ए, बी और सी बार, यानी आप रो एंड कॉलम को जस्ट ऑब्जर्व करते जाएँ। जहाँ-जहाँ ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं रो एंड कॉलम वाइज़, उन सेल्स के अंदर जो आपकी मेन टर्म्स होंगी वहाँ आपने 1 लिख देना है, राइट? अब 1 लिखने के बाद आपका नेक्स्ट जो काम है वो आपका ग्रुपिंग है। तो यहाँ हमने जो ग्रुप किए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ देखें, एक ग्रुप बन रहा है हमारा ग्रीन वाला, एक हमारा बन रहा है ऑरेंज और एक बन रहा है पर्पल। अब पर्पल वाला एक्चुअली ग्रुप नहीं है, वो एक अकेली मिन टर्म रह गई क्योंकि वो डायगोनल में अगर बनती तो बन सकती थी और डायगोनल हमें अलाउ नहीं होता, इसलिए हमने उसको एज़ इट इज़ पूरी की पूरी टर्म को अपने आंसर के अंदर लिख दिया। यानी जो वो पर्पल वाला हमारा ग्रुप 3 है, उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो वो एक अकेला है, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता 1। तो हमने क्या किया कि उसको एज़ इट इज़ उठा के एक टर्म कंसिडर करके अपने आंसर में उसको एंड पे हम प्लस कर देंगे, राइट? तो वहाँ से हमारे पास क्या आया, जो उसका एड्रेस है ए बार, बी, बी बार और सी। अब चलते हैं ग्रीन ग्रुप जो कि हमारा ग्रुप नंबर 1 है। इस ग्रीन ग्रुप के अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास ए जो है वो अपनी एक ही फॉर्म में आ रहा है, सो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। बी को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो वो भी जो दोनों सेल्स हैं उनके अंदर बी ही इंक्लूड हो रहे हैं, राइट? सो उसको भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सी को ऑब्ज़र्व करें तो वो इस पेयर के अंदर, जो हमारा पेयर है, इस पेयर के अंदर वो अपनी चेंजिंग फॉर्म में आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये सी चेंज हो रहा है तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। ए और बी इस ग्रुप के अंदर चेंज नहीं हो रहे थे तो हमने उनको प्रोडक्ट कंबाइन करके एक टर्म बना ली और ये हमारे इस ग्रुप का आंसर है। यानी ग्रुप 1 का आंसर आ गया ए बी, राइट? फिर हमने ग्रुप 2 की तरफ मूव किया। ग्रुप 2 में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक हमारा कॉर्नर पेयर बन रहा है, राइट? यानी एक कॉर्नर आ रहा है और दूसरा 1 दूसरा कॉर्नर आ रहा है। तो हमने कॉर्नर पेयर्स को कंबाइन किया। तो ऑरेंज वाला हमारा जो पेयर कंबाइन हुआ, अब इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ए अपनी एक ही फॉर्म में आ रहा है, यानी इस पूरे पेयर के दोनों टर्म्स के अंदर सिर्फ़ ए आ रहा है, ए बार किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ए को हम रखेंगे। और अगर हम बी को देखें तो पहले वाले और यानी पहली मिन टर्म के अंदर बी बार है, दूसरी के अंदर बी है, तो इसका मतलब है ये चेंजिंग फॉर्म में है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और जब हम सी को ऑब्ज़र्व करेंगे तो दोनों मिन टर्म्स के अंदर सी बार ही आ रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी वी हैव टू कीप इट। और जिनको रखना होता है उनको हम प्रोडक्ट करके एक टर्म बना देते हैं, तो रखना किसको है, एक ए को और एक सी बार को, तो हमने कंबाइन करके ए सी बार में उसको ग्रुप 2 में लिख दिया, राइट? और ग्रुप 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अगला हमारा टास्क क्या होता है, तीनों जो टर्म्स होती हैं, जो तीनों ग्रुप से आई होती हैं, उनका सम लिख दें, राइट? तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बार बी बार सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जिसमें हम तीनों ग्रुप के आंसर्स को सम करके लिख देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डाला है। इसके अलावा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो जो मैंने आपको पीबीए की बुक रिकमेंड की है ऑलरेडी, उसके अंदर मैंने ये तमाम के तमाम जो हैं वो जितने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बनते हैं अलोंग विद द सॉल्यूशन इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप उस बुक से भी हेल्प ले सकते हो और उधर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि सारे की सारे यहाँ स्लाइड्स में इंक्लूड करना ज़रा मुश्किल है। तो यहाँ पेपर के लिहाज से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एज़ इट इज़ इसी तरह आपके पेपर में आता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आपको क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसको सिंप्लीफाई करें और उसके बाद उसके कहा जाता है कि कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट फॉर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बता-बता के थक चुकी हूँ और इवन के पेपर चेक करके जब रिटर्न किए जाते हैं तब भी दोबारा जब आते हैं तो एग्ज़ैक्टली यही सेम मिस्टेक होती है और वो क्या होती है कि सर्किट जब बनाते हैं लॉजिक तो वो क्वेश्चन का बना देते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन जो है उसका लॉजिक सर्किट नहीं बनाना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। आपके पेपर में क्वेश्चन में या लिखा होता है कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट फॉर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन या लिखा होता है कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो प्लीज़ क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। अगर तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो तो आपने उसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है और अगर आपके पास जो है वो आपका गिवन एक्सप्रेशन हो तो इसका मतलब है तब वो आपसे क्वेश्चन का कह रहे हैं, राइट? तो ये प्लीज़ बात माइंड में रखनी है और क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करने से पहले क्योंकि हमने 1 यानी मिन टर्म जहाँ-जहाँ आ रही है वहाँ प्लेस करना है, तो उसी तरह हमने टेबल क्रिएट किया, अपने कॉम्बिनेशंस लिखे जो हमने पहले डिस्कस किए थे, फिर हमने 1 प्लेस किया, तो टोटल हमारे पास 1 कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट? तो वो हमारे 1 जहाँ जा रहे थे हमने प्लेस कर दिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी 4 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर आपने 2 की तरफ मूव करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4 के पेयर कैसे बन रहे हैं। 1
जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है 4 का पेयर, और एक आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है जो कि एजेस यानी बाउंड्रीज पे जिनको हमने कंबाइन किया। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें जो कि ग्रीन कलर में है, तो हमने उसके कॉर्नर पेयर्स को बेसिकली कंबाइन किया और उन कम्बिनेशंस को फिर हमने प्रॉपरली अरेंज करके यानी उसका आंसर निकालना है। अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर ए भी चेंज हो रहा है यानी अपनी दोनों फॉर्म में इंक्लूड हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, तो हमने ए को भी एलिमिनेट कर देना है, बी को भी एलिमिनेट कर देना है। लेकिन अगर हम सी बार की बात करें तो सी बार हमारा जो है वो कांस्टेंट है, यानी वो दोनों जो हमारे जितने भी पेयर हैं 4 के 4 या जो हमारे ग्रुप हमने बनाए हैं उन 4 के अंदर वो एक ही फॉर्म में आ रहा है, दैट इज सी बार। तो उसको हम आंसर में इंक्लूड कर लेंगे और ए और बी को हम एलिमिनेट कर देंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लू कलर जो हमारा पेयर है, इसके अंदर हमारे पास ए अपनी एक ही फॉर्म में आ रहा है, सो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हम सी को देखें तो सी हमारे इन 4 पेयर्स में अपनी दोनों फॉर्म में आ रहा है, यानी सी अपनी निगेशन फॉर्म सी बार में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो बी हमारा जो है वो अपना दोनों सिंपल फॉर्म में आ रहा है, यानी बी भी आ रहा है और निगेशन फॉर्म में भी आ रहा है, राइट। तो हमने उसको भी एलिमिनेट कर दिया, बी भी एलिमिनेट कर दिया, सी भी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या, ए। तो वो हमने टर्म का आंसर लिख दिया और जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे कि हम दोनों को प्लस करके अपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का आंसर लिख देंगे, राइट। और लॉजिक सर्किट भी यहाँ मैं नीचे मैंने अटैच कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब लॉजिक सर्किट की एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, अगर आपको वो भी समझने हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी और आपको एक सॉफ्टवेयर भी बता दूंगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि लॉजिक सर्किट किस किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब कोई रिकैप ले लेते हैं कि कौन से मेन जो आपके की पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या आपने अवॉइड करना है, राइट। सो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है, जो हमेशा आप लोग भूल जाते हैं, कि लार्जर से स्टार्ट करना है, यानी पहले लार्जर के पेयर बनाने हैं फिर स्मॉलर की तरफ जाना है, यानी पहले 8 8 नहीं तो 4 4 नहीं तो 2 2 नहीं तो 1, राइट। ओवरलैपिंग अलाउ है लेकिन अननेसेसरी ओवरलैपिंग नहीं करनी, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक पेयर में एक जो एक मिन टर्म है वो एक पेयर के अंदर अगर इंक्लूड हो गई है और सेकंड में या सारी की सारी एटलीस्ट एक पेयर के अंदर इंक्लूड हो गई हैं और स्टिल कोई आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल पेयर बन रहा है, तो आपने नहीं बनाना क्योंकि वो एटलीस्ट एक के अंदर इंक्लूड हो गई है, राइट। और स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि आप जब पेपर में अटेम्प्ट करने लगते हैं तो आप ग्रुपिंग को मेंशन ही नहीं करते, यानी जस्ट डायग्रामेटिकली उसके ग्रुप बनाते हैं और बस आंसर लिख देते हैं। जैसा कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स के अंदर बताया कि ये ग्रुप 1 है, इसके ये कॉम्बिनेशन है, इसको हमने एलिमिनेट किया, इसको हमने जो है वो आंसर में इंक्लूड किया, तो आपने उस तरह से स्टेप्स मेंशन करने हैं रिटन फॉर्म में ताकि आपके मार्क्स ना कटें, राइट। यानी ऐसा नहीं है कि बस आप डायरेक्ट जो है वो ड्रॉ करके और बस फिनिश कर दें, प्रॉपरली स्टेप मेंशन करें, शॉर्ट लिखें, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में, लेकिन एटलीस्ट इस तरह प्रॉपरली लिखेंगे, ये ग्रुप 1 है, इसकी ये टर्म है, ये ग्रुप 2 है, इसकी ये टर्म है, और फिर इनको कंबाइन करके ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ये है लास्ट पॉइंट कि एवरीवन मस्ट बी कवर्ड एटलीस्ट वन ग्रुप। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट एक के अंदर होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो तब जब वो नेसेसरी हो। अगर वो एक के अंदर हो गया है और फिर कोई और पेयर के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है इंक्लूड करने की, तब आपने नहीं करनी, राइट। डायगनल में आप नहीं कर सकते, 3 5 6 के ग्रुप्स और 7 के आप नहीं बना सकते, राइट। और जो है वो अगर एक वेरिएबल एक ही फॉर्म में आ रहा है यानी सेम फॉर्म में इंक्लूड हो रहा है आपके उस ग्रुप के अंदर यानी ग्रुप के कम्बिनेशन के अंदर, तो आपने उसको एलिमिनेट नहीं करना, राइट। और कोई भी जो 1 है उसको विदाउट ग्रुप नहीं रखना, विदाउट ग्रुप सिर्फ तब रखना है जब वो किसी भी पेयर के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, जैसे एक एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया, और उसको आप एज इट इज़ उठा के आंसर में लिख दोगे, राइट। और ये तमाम एग्जांपल्स जितनी भी हैं उनकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा पीबीए की बुक के अंदर भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं, वहाँ से भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको वहाँ पर सोल्यूशन भी मिल जाएंगे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, और वहाँ पर भी मैंने इसी तरह प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप्स मेंशन किए हैं ताकि आपके लिए उसको समझना आसान हो। ओके, सो जल्दी से आज के लेक्चर की बेसिकली समरी डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा या इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि के मैप क्या है, यानी जो एक विजुअल मेथड है जिसके अंदर हम बूलियन एक्सप्रेशन को
बेसिकली प्रेजेंट करा के एंड देन उसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारे गेट्स रिड्यूस हों, सर्किट हमारा जो बने वो छोटा हो, इजीली मैनेज हो, फास्टर हो, चीपर हो, यानी इजी टू मेंटेन हो। और हम 2 वेरिएबल के भी बना सकते हैं, 3 वेरिएबल के भी बना सकते हैं। 2 के बनाएंगे तो 4 सेल होंगे, 3 के बनाएंगे तो 8 सेल होंगे। 2 रेज़ टू पावर का फार्मूला है, यानी 2 रेज़ टू पावर n, यानी अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, और अगर 3 है तो n 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 8, राइट। स्टेप्स वही हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने के मैप का साइज़ कैलकुलेट करना है कि 4 बनाने हैं या 8 बनाने हैं। उसके बाद 1 प्लेस करना है कम्बिनेशन में, कम्बिनेशन को माइंड में रखना है एंड देन उनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल बनाने हैं, डायगोनल नहीं बना सकते। जो चेंज हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दें, जो चेंज नहीं हो रहे उनको आपने रखना है, एंड पे सबको प्लस कर देना है। और ये अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए के मैप को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये फ्री के मार्क्स है जो आपके पेपर में 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी दोनों के लिहाज से बोल रही हूँ, क्लास 11 के भी और क्लास 12 के पीबीए के भी। तो आई होप कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। And do like, share and subscribe my channel if you found my videos useful. Thank you for watching.